चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे और आज मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होगा। 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नैनीताल में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्लैट्स मैदान में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को भव्य रूप देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, जिसमें तमाम विधायक मंत्री शामिल होंगे जो कि मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। और साथ ही उत्तराखंड में तमाम ऐसी व्यवस्था की गई है जहां पर विधायक, आम जनता और साथ ही तमाम जो सांसद हैं वो भी मन की बात को सुनेंगे। आज का जो एपिसोड है बेहद खास रहने वाला है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष तैयारियां भी की गई हैं। तो कार्यक्रम को भव्य रूप देने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और 9 साल से पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं और आज 100वां एपिसोड है। रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए बीजेपी ने मेगा इवेंट बनाया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर मन की बात सुनेंगे। स्कूल से बूथ तक और चीन बॉर्डर से सटे देश के पहले गांव माणा से लेकर पिरान कलियर तक मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने की तैयारी की गई है। राज्यपाल के साथ राजभवन में उत्तराखंड के वो लोग रहेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मन की बात के एपिसोड में किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में रहेंगे तो कैबिनेट मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर। सांसद अजय भट्ट काशीपुर में अल्पसंख्यकों के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में संतों के साथ रहेंगे। तीरथ सिंह रावत कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ रहेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह भटवाड़ी में जनजातीय वर्ग के लोगों के साथ तो अजय ठमटा अल्मोड़ा में बुनकरों के साथ मन की बात सुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देश के पहले गांव माणा में रहकर मन की बात सुनेंगे तो स्पीकर रितु खंडूरी कोटद्वार में रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहसपुर में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला में मन की बात सुनेंगे। बीजेपी का दावा है कि 2014 से शुरू हुए इस प्रोग्राम ने पूरे देश को नई सोच दी और कई बड़े अभियान आगे बढ़े हैं। सामाजिक कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने में मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। सेफ्टी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय की सफलता में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए रविवार को स्कूलों को खोला गया है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों, शहीद सैनिकों के परिजनों, रिटायर खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं बीजेपी में दलित, युवा, महिला, मुस्लिम सब मानते हैं कि मन की बात ने हर वर्ग को साथ जोड़ा है। अगर मन की बात के किसी भी एपिसोड को हम देखें तो उसमें नारी शक्ति का जरूर उल्लेख मिलता है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की महिलाओं को, यहाँ के टैलेंट को मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भरपूर जगह दी गई है। मोदी जी के विकास कार्यों को हर आदमी देखता है। मोदी जी हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के नेता हैं। मोदी जी को कौन लाइक नहीं करता? मोदी जी को तो वो लोग लाइक करने के मूड में बने बैठे जो कभी विपक्ष की भूमिका में रहते थे। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोने कोने को हिंदुस्तान के भाव को छुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मन की बात कार्यक्रम। मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने की तैयारी बीजेपी ने पूरे देश में की है। ऐसे में 47 विधायक, 5 सांसद वाले उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार और संगठन ने मन की बात सुनने और जनता को सुनाने की मेगा प्लानिंग की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता भारती सकलानी जुड़ गए हैं। भारती, तमाम कार्यक्रम आज उत्तराखंड में होने हैं जिसमें मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा, ऐसे में क्या विशेष तैयारी आप देख पा रही हैं? देखिए, इस वक्त तो मैं बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूं और थोड़ी ही देर बाद यहां पर हलचल शुरू हो जाएगी। पूरे प्रदेश भर में मेगा इवेंट के तौर पर मन की बात के 100वें संस्करण को बीजेपी मनाने जा रही है। राजभवन से लेकर स्कूल में हर जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि जनता
मन की बात कार्यक्रम को सुन सके। इसमें सैनिकों को जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, दलितों को जोड़ा जा रहा है, मुस्लिम वर्ग से लोगों को जोड़ा जा रहा है, यानी कि हर वर्ग को छूने की यहाँ पर कोशिश की गई है और इस इवेंट को मेगा इवेंट बनाने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी ने किया है। गवर्नर हाउस की अगर मैं बात करूं, वहां पर वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संस्करण के अलग अलग एपिसोड्स में किया है। वो तमाम लोग प्रदेश भर से यहाँ पर बुलाए गए हैं जो सराहनीय काम कर रहे हैं और वो मन की बात कार्यक्रम को यहाँ पर सुनेंगे। 9 बजे से ये कह सकते हैं कि हलचल देखने को मिल जाएगी। स्कूल्स में व्यवस्थाएं की जा रही है, आज स्कूल ओपन किए गए हैं, कॉलेज ओपन किए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स भी मन की बात कार्यक्रम को सुन सके। यानी कि ये कहा जा सकता है कि हर जगह पर मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और इस इवेंट को मेगा इवेंट के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है। भारती, इन सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में रहेंगे और वो वहां से मन की बात सुनेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। लेकिन मन की बात एपिसोड में, 100वें एपिसोड में उत्तराखंड के कई लोगों का जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इससे पहले के एपिसोड में भी उन्होंने किया है, जैसे कि संतोष सिंह, जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जो काम किया है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। क्या वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए वो तमाम लोग जो अलग अलग संस्करणों में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनके नाम लिए, जिनका जिक्र किया, जिनके काम को सराहा, वो तमाम लोग प्रदेश भर से बुलाए गए हैं। और कुछ लोगों से मेरी कल भी बात हुई थी जो पहुंच चुके हैं, चाहे हम पूरन राठौर की बात कर ले जो कि दिव्यांग एक लोक गायक हैं, अलग अलग शैली में वो यहाँ पर लोकगीतों को प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। वो तमाम लोग यहाँ पर सुनेंगे। उन लोगों से जब बात की जाती है वो कहते हैं कि ऐसा जननेता उन्होंने नहीं देखा जो सीधे जनता से कनेक्ट है, उनके काम को सराहा उन्होंने। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आज भी उत्साह है, आज भी जो लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, हो सकता है उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें संस्करण में कर दें। जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, सांसदों को क्या उनके क्षेत्र में रहने की बात की गई है कि वो अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में रहकर मन की बात सुनेंगे? भारती, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो भारती से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। तो मन की बात के मौके पर कोटद्वार के संतोष सिंह नेगी भी इस विशेष एपिसोड में शामिल होंगे। संतोष सिंह नेगी पेशे से सरकारी टीचर हैं और लंबे समय से वर्षा जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। उनका जिक्र 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। वहीं मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होंगे। इसी अवसर पर आयोजित होने वाले स्पेशल प्रोग्राम के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। संतोष सिंह नेगी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पीएम द्वारा उनका जिक्र करने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। हमारा जो स्कूल है वो क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है और सबसे बड़ा स्कूल है। सामान्यतः वर्षा का जल बह जाता है, तो मैंने कोशिश की थी कि किसी ढंग से उस वर्षा के जल का कुछ हिस्सा संरक्षित किया जाए। और अगर यही प्रक्रिया सब लोग अपनाएं तो बहुत बड़े पैमाने पे हम हर गांव, हर पंचायत, हर क्षेत्र से कुछ न कुछ जल को संरक्षित कर सकते हैं। और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। आपको बता दें कि बाजपुर के पास में नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सड़क पर पहाड़ से मलबा आया और मार्ग पर मलबा इकट्ठा होने के चलते मार्ग बंद हो गया। हालांकि लगातार इस मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में एक पहाड़ी से मलबा आया जिसके बाद में मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार मलबा हटाकर रास्ते को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, अब मौके पर क्या कुछ हालात हैं? क्या रास्ते को फिर से सुचारू कर दिया गया है? जी, अभी तक मार्ग को सुचारू नहीं किया जा सका है क्योंकि मार्ग पर भारी मलबा आया है और लगभग 3 जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। बाजपुर, टैया पुल और पिनोला के पास अभी भी मार्ग बंद है। लगभग 4 से 5 घंटे बताया जा रहा है कि मार्ग खुलने में लग सकते हैं।
और तीर्थ यात्री यहाँ पे जो फंसे हुए हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही दो जगह ऐसी है जहाँ पर कि पहाड़ी का इलाका है, वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें तो मौके के लिए सभी मशीनों को रवाना कर दिया गया है और सख्त निर्देश एनएच को दिए हैं कि जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू कर दिया जाए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। गाजियाबाद से मसूरी घूमने आए बिहार के 2 स्टूडेंट्स के लिए उत्तराखंड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स देवदूत साबित हुई है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद में पढ़ रहे 21 और 22 साल के उत्कर्ष और अमरजीत कल शाम मसूरी के पास हाथी पांव सड़क पर टहलने निकल गए और इसी दौरान अंधेरे में उनका पैर फिसल गया और दोनों गहरी खाई में जा गिरे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मेहनत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया। दोनों घायलों को चोटें आई हैं और इलाज के लिए रात में हॉस्पिटल में ही शिफ्ट किया गया। और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजधानी में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आज से प्रदेश में मौसम बदला है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बर्फबारी और इसी के साथ ही प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम केंद्र ने 5 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा मैदानी जिलों में भी आंधी तूफान की संभावना जताई थी। हालांकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। इससे पहले भी कई इलाकों में बर्फबारी हुई थी, आंधी आई और साथ ही बारिश भी हुई थी। और आज एक बार फिर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में अप्रैल माह में मौसम की बेरुखी से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कई क्षेत्र में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। शनिवार शाम को डूंडा प्रखंड के मंज गांव में ओलावृष्टि होने से किसानों की गेहूं और सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ। इस क्षेत्र के ओलावृष्टि की तस्वीर भी सामने आई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन करने की मांग की, लेकिन जिस तरह मौसम विभाग का आने वाले दिनों में अलर्ट जारी किया हुआ है, उससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में 2 संस्थान बनाने के लिए फंड जारी किया है। पौड़ी में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और साथ ही प्लेनेटोरियम संस्थान के लिए 4 करोड़ की धनराशि अपने सांसद निधि से जारी की है और इन दोनों संस्थाओं के निर्माण में करीब 30 करोड़ रुपए की धनराशि का खर्चा आएगा, जिसमें अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि के अलावा अन्य संस्थानों से भी फंड जुटाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों संस्थानों के निर्माण के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद में राज्यसभा सांसद अनिल ने सीएम धामी को इसके लिए धन्यवाद किया। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सांसद अनिल बलूनी ने आज दोनों संस्थाओं के लिए धनराशि जारी की है। इन संस्थाओं के बनने से पौड़ी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। माउंटेन म्यूजियम के लिए है और माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लानिटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं, इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे इस्टेब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ एक कदम होगा। नैनीताल राजभवन में कल ज्यूरिस कप गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस गोल्फ प्रतियोगिता में देश भर के जजों ने बतौर खिलाड़ी भी भाग लिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जजों की, जो यहां पर पहुंचे और उन्होंने भाग लिया इस प्रतियोगिता में। 30 से भी ज्यादा जजेस यहां पर आए थे और उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया।
और टिहरी में G20 सम्मेलन को लेकर इन दिनों बैठकों का दौर जारी है और नरेंद्र नगर के ओणी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है और G20 सम्मेलन डेलीगेट्स को ओणी गांव का दौरा कराया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी ये कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन की बैठक के लिए टिहरी को चुना गया। काम तेजी से चल रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक रास्ते में चाहे वॉल पेंटिंग करने की बात हो, सड़कों की बात हो, अन्य जो व्यवस्थाओं की बात हो, बहुत तेजी से चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जहाँ तक ओणी गांव की बात है, वो मॉडल गांव तो निश्चित रूप से उसको विकसित करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के दोनों परिसरों को जोड़ने के लिए अधिकारियों ने बिना सोचे समझे ओवरब्रिज पर खर्च कर दिया, लेकिन इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल ना तो मरीज कर रहे हैं और ना ही तीमारदार। इतना ही नहीं, अस्पताल का स्टाफ भी इस ब्रिज पर चढ़ने से बच रहा है। अब कॉलेज प्रबंधन दोनों परिसरों में तब सुगम आवाजाही के लिए अलग अलग विकल्पों पर काम कर रही है। ये ब्रिज करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ और 1 महीने पहले ही इस ब्रिज का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन केवल देखने के लिए ओवर ब्रिज रह गए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस ब्रिज पर सवाल उठते रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारी आईपीडी और ओपीडी है, उन दोनों का कनेक्शन जो है वो एक बहुत ही बिजी सड़क से जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, ख़ास तौर पे 10 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे के बीच में। तो ये संभव ही नहीं है कि किसी मरीज़ को हम ओपीडी से दिखा करके आईपीडी में ले जाएं। तो उसके लिए तो ये फुट ब्रिज का होना तो अनिवार्य था, उसके बगैर तो हम इस अस्पताल की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो यदि ये फुट ब्रिज आया है तो आने वाले समय में ज़रूर इसका योग होगा और इतना ज़्यादा इसका उपयोग होगा कि आप देखिएगा कि इसमें भीड़ हो जाएगी, लोगों के चलने की जगह नहीं होगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भिखारियों के बीच में जमकर मारपीट हुई। यहां दान के पैसे लेने को लेकर भिखारियों के 2 झुंडों में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक भिखारी ने डंडों से दूसरे भिखारी को मारना शुरू कर दिया। घटना हर की पैड़ी के पास में बिरला घाट की बताई जा रही है। तो वहीं हर की पैड़ी पुलिस चौकी का कहना है कि क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले और श्रद्धालु से अभद्रता करने वाले भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हर की पैड़ी गंगा घाट के आसपास सैकड़ों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं और आए दिन झगड़ते हैं और बाहर से आए श्रद्धालुओं के साथ में छीना झपटी भी करते हैं। प्रशासन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक्शन लिया जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर का एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। साइबर ठगों ने इसे अपनाया नया हथियार। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में नामी हॉस्पिटल्स ने डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी बेहतर देने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है, जिससे आम जनता को लाइनों पर खड़ा न होना पड़े। लेकिन ये ऑनलाइन फैसिलिटी अब साइबर ठगों के लिए एक आसान ठगी का तरीका बन रहा है। ठगों ने देहरादून के 9 लोग और देश के अलग अलग राज्यों के करीब 50 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया है, जिनको पकड़ने के लिए अब साइबर पुलिस काम कर रही है। जो पेशेंट्स हैं उनके द्वारा मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने के नाम पर उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है। कुछ फर्जी ऐप्स हैं जो कि इस तरह से गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं और लिंक के माध्यम से भी इनको डाउनलोड कराया जा रहा है। तो उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए ऐसे लिंक्स को डाउन कराया जा रहा है और लोग साइबर ठगों ने देहरादून के एक नामी अस्पताल के पैरेलल एक अन्य वेबसाइट तैयार की, जिससे कोई भी शख्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और मेडिकल फैसिलिटी के लिए नंबर पर कॉल करता तो साइबर फ्रॉड आपके नंबर पर एक लिंक भेजते, जिसमें बीमारियों की डिटेल देनी पड़ती। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, जिससे मोबाइल का एक्सेस साइबर ठगों तक पहुँच जाता है और कुछ ही सेकंड में पूरा बैंक खाता खाली हो जाता है। हालांकि अब वो वेबसाइट बंद करवा दी गई है। तो जो आप जैसे मैंने बोला कि वो आपके मैसेजेस रीड कर सकता है, वो आपके मोबाइल को देख सकता है। तो जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए इनिशियल जो आपने
भुगतान किया है वो डिटेल जब उसको कैप्चर हो जाएगी, उसके बाद वो दोबारा आपको फोन करके थोड़ी देर उलझा के रखेंगे आपकी बातों में और फिर अल्टीमेटली वो आपके बैंक खाते को खाली कर देंगे। पुलिस भी सभी से अपील कर रही है कि ऐसे साइबर ठगों से निपटने के लिए सिर्फ सावधानी और सतर्कता ही काम आती है। लिहाजा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी वेबसाइट पर जांचने परखने के बाद ही जाएं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और जोशीमठ को लेकर 3 मई को केंद्र में एनडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें जोशीमठ नगर में प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लगभग 350 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ठहराया जा सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने जो 3000 करोड़ का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है, उस पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और साथ ही जोशीमठ नगर में भविष्य में किस तरीके का विकास होना चाहिए, नगर में विकास कार्यों को किस तरीके से धरातल पर उतारना है, बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं।